सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से 13 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान होंगी 20 बैठकें। एजेंडे में नागरिकता संशोधन बिल समेत 27 अहम विधेयक। अध्यादेश की जगह लेने वाले 2 विधेयकों को भी पारित कराने पर होगा जोर। राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र आज से होगा शुरू। भारतीय शासन में राज्यसभा की भूमिका और सुधारों की आवश्यकता पर होगी विशेष चर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली समेत दिवंगत सदस्यों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दो 250वें सत्र से पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा 1952 के बाद की यात्रा शीर्षक से खास प्रकाशन किया जारी। सभी दलों के नेताओं से कहा, राष्ट्र निर्माण में उच्च सदन ने लंबा सफर किया तय, लेकिन मीलों का सफर बाकी। पिछले सत्र की सकारात्मक गति को बरकरार रखने की अपील। राज्यसभा का 250वां सत्र भारतीय संसद और भारतीय संविधान की अनोखी ताकत को उजागर करने का विशेष अवसर। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों सदनों में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश पद की लेंगे शपथ। अब से कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 23 अप्रैल 2021 तक होगा कार्यकाल। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 13 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की 20 बैठकें होंगी। इसमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए कुल 4 दिन तय किए गए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधायी कामकाज को पूरा करना चाहती है। दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र में काफी अहम चर्चाएं भी होनी हैं। फिर भी 20 कामकाजी दिनों में सरकार लंबित कुछ अहम विधेयकों के अलावा 27 नए विधेयकों को इस सत्र के दौरान पारित कराना चाहती है। जो अहम विधेयक सरकार पारित कराना चाहती है उनमें आम संशोधन बिल 2019 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय जैसे नए बिल भी शामिल हैं। गंगा के संरक्षण के लिए लंबी चर्चा में रहा राष्ट्रीय नदी गंगा संरक्षण बिल और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल का भविष्य भी इसी सत्र में तय हो सकता है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 तो पहले से ही सरकार के टॉप एजेंडे पर है। हालांकि शीतकालीन सत्र राज्यसभा के इतिहास में 250वां सत्र होने के नाते बेहद खास है और कई आयोजन होने के साथ भी होने हैं। साथ ही संविधान के अंगीकार होने की 70वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को सेंट्रल हॉल में विशेष समारोह भी होना है। फिर भी सरकार की योजना है कि 17वीं लोकसभा के दूसरे सत्र में अहम विधायी कामों को अंजाम दिया जाए, जिसमें टैक्सेशन लॉज संशोधन विधेयक और ई सिगरेट्स पर प्रतिबंध जैसे 2 विधेयक वो विधेयक भी हैं जिन्हें अध्यादेशों की जगह लेनी है। उत्पादकता के लिहाज से पिछला सत्र बेहद कामयाब रहा था और कामकाज के कई पुराने रिकॉर्ड भी टूटे थे। दोनों सदनों के एजेंडे में आज महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। भारतीय शासन में राज्यसभा की भूमिका और सुधारों की आवश्यकता विषय पर उच्च सदन में आज विशेष चर्चा होगी। इसमें सभी दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखेंगे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली समेत दिवंगत सदस्यों ने उच्च सदन में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। वहीं लोकसभा उपचुनाव में बिहार के समस्तीपुर, मध्य प्रदेश की शहडोल, महाराष्ट्र के सतारा और तमिलनाडु की वेल्लोर सीट से नवनिर्वाचित सांसद सदस्यता की शपथ लेंगे। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज समेत दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इसके अलावा चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 पर भी लोकसभा में विचार होगा। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ी हैं। फिलहाल हम कृति का रुख करेंगे। कृति, 13 दिसंबर तक सत्र चलेगा, 20 बैठकें और एजेंडे की बात करें तो 27 अहम विधेयक। कामकाज के लिहाज से बताइए
क्या उम्मीदें सत्र को लेकर? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर आज से हम संसद सत्र की बात करें तो ज़रूरी होगा कि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें जो पिछले सत्र में हमें देखने को मिली। जो 17वीं लोकसभा का पहला सेशन था और साथ ही राज्यसभा का 249 सेशन था। लोकसभा की अगर बात करें तो 130% से ज़्यादा उत्पादकता रही और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो तकरीबन 104% से ज़्यादा उत्पादकता रही। बेहद उत्पादक ये सेशन रहा था दोनों ही सदनों का। और अगर हम बिल्स की बात करें तो तकरीबन 30 बिलों से ज़्यादा पारित किए गए थे दोनों सदनों से। और अगर इस सत्र की हम बात करें तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं। 43 ऐसे बिल हैं जो संसद में अभी लंबित हैं और इस बार उम्मीद है कि तकरीबन 27 नए बिल कंसिडरेशन और पैसेज के लिए आ सकते हैं। और साथ ही साथ 12 बिल ऐसे हैं जो कंसिडरेशन पैसेज और 7 बिल ऐसे हैं जो विड्रॉल के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा सरकार का जो कॉन्सेंट्रेशन और जो फोकस रहा है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे रहा है। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है जो श्री कृष्णा कमेटी है उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से, उसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड जो 2 ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल जो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करता है और इसके अलावा जो ई सिगरेट्स पर ऑर्डिनेंस आया है उससे रिलेटेड भी बिल्स आएंगे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड भी यानी काफी अहम बिल है जो एजेंडे में है। और कृति, राज्यसभा का ये 250वां सत्र होगा और हम देखें 67 साल के लंबे सफर में सदन ने उच्च मानक बनाए हैं। राज्यसभा के ऐतिहासिक सत्र को यादगार बनाने के लिए क्या कुछ खास रहेगा? जी हाँ, देखिए बेहद अहम तैयारियां हो रही हैं प्रीति। आपने देखा कि कल किस तरह से प्रधानमंत्री ने भी मेंशन किया कि कितना अहम रहेगा 250वां सत्र जो राज्यसभा का रहेगा। इससे रिलेटेड कई सारी तैयारियां हो रही हैं और खासकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं और काफ़ी सारा जो डिस्कशन भी हमने देखा कि कल कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हुआ। एक कमेमोरेटिव स्टैम्प की बात कही गई है, एक सिल्वर कॉइन की बात कही है। इसके अलावा एक पब्लिकेशन आएगा जो 1992 से किस तरह से जर्नी रही है। और इसके साथ ही साथ आज भी राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी कि इंडियन पॉलिटिक्स में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राज्यसभा ने। तो बेहद महत्वपूर्ण राज्यसभा का ये 250वां सत्र। बिल्कुल कृति, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र की शुरुआत से पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को उपराष्ट्रपति निवास पर विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में सदन की उपलब्धियों और इसके कामकाज पर चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि 1952 में अपनी स्थापना के बाद से उच्च सदन ने देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में योगदान करते हुए लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी भी सही कामकाज की दिशा में मीलों जाना बाकी है। उन्होंने पिछले 67 वर्षों के दौरान उच्च सदन की यात्रा का लेखा जोखा देते हुए कहा कि 1952 में अस्तित्व में आने के बाद से राज्यसभा हमारे देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक अभिन्न अंग रही है। 1952 में हिंदू विवाह और तलाक विधेयक से लेकर 2019 में 3 तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक, 1953 में धोतियों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने से लेकर 2017 में जीएसटी लागू करने, 1954 में औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक पारित करने से लेकर 2019 में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक तक उच्च सदन ने लंबा सफर तय किया है। राज्यसभा के 249वें सत्र को पिछले कई वर्षों में सबसे अधिक उपयोगी बताते हुए उन्होंने सभी दलों के नेताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सत्र के दौरान वो इस सकारात्मक गति को बरकरार रखें ताकि कुछ और मील की दूरी को पूरा किया जा सके। विभाग संबंधी स्थायी समितियों की बैठक में सदस्यों की अनुपस्थिति की जानकारी का जिक्र करते हुए उन्होंने सांसदों की उचित उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील भी की ताकि समिति चुने गए विभिन्न विषयों और संसद की ओर से भेजे गए विधेयकों का प्रभावी तरीके से अध्ययन कर सके और उसकी जानकारी दे सके। इस दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज से शुरू हो रहे राज्यसभा के 250वें सत्र के दौरान होने वाले आयोजनों की भी जानकारी दी। सभापति ने बताया कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक इस महीने की 26 तारीख को केंद्रीय कक्ष में आयोजित की जाएगी। मुझे लगता है सदन स्मूथली चलेगा और कई जो पेंडिंग बिल हैं जो लोकसभा में पास हो गए हैं राज्यसभा में आने हैं वे और कुछ और जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी वे पास हो जाएंगे। कोई ज़्यादा बस पिछले हाउस में जिस तरह का काम हुआ था उससे कम काम नहीं होना चाहिए जो लग रहा है मुझे से।
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के 250वें सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में कल राज्यसभा 1952 के बाद की यात्रा शीर्षक से एक प्रकाशन का विमोचन किया। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा द जर्नी सिंस 1952 नामक प्रकाशन का लोकार्पण करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने खुशी जताई। राज्यसभा के 67 साल के इतिहास पर आधारित प्रकाशन राज्यसभा 1952 के बाद की यात्रा में उच्च सदन से जुड़े रोचक पहलुओं का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। 118 पृष्ठों वाली इस पुस्तक के 29 अध्याय में राज्यसभा के 67 साल के अतीत से जुड़ी अहम घटनाओं, रोचक तथ्यों और आंकड़ों को समाहित किया गया है। बीते 67 साल में राज्यसभा की कुल 5,466 बैठकों में 3,817 विधेयक पारित किए गए। इनमें से 60 विधेयक लोकसभा का विघटन होने के कारण निष्प्रभावी हो गए। राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित 5 विधेयकों को अब तक खारिज किया, जबकि 120 विधेयकों को संशोधन के पश्चात पारित किया। राज्यसभा के पहले सत्र की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। तब से लेकर उच्च सदन के लिए अब तक कुल 2,282 सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें 208 महिलाएं और 137 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा में महिला सदस्यों की भागीदारी 1952 में 15 से बढ़कर 2014 में 31 यानी दुगनी हो गई। उच्च सदन से पारित होने वाला पहला विधेयक भारतीय शुल्क दूसरा संशोधन विधेयक 1952 था, जबकि सामाजिक सुधार से जुड़ा पहला कानून विशेष विवाह विधेयक 1952 था, जिसमें वैवाहिक अधिकारों का दायरा व्यापक बनाया गया था। राज्यसभा के पिछले 67 साल के इतिहास में अब तक एक ही मौका आया जब सदन के पीठासीन अधिकारी को किसी प्रस्ताव पर मतदान करना पड़ा हो। ये वाकया 5 अगस्त 1991 का है, जब दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अध्यादेश को खारिज करने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बराबर वोट पड़ने के कारण राज्यसभा के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के रूप में M.A. बेबी को मतदान करना पड़ा। राज्यसभा के 67 साल की कार्यवाही के दौरान घटी विलक्षण घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया है कि लोकसभा भंग होने के कारण अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन के विस्तार को सिर्फ राज्यसभा से मंजूरी दी गई। पहली बार 1977 में तमिलनाडु और नागालैंड में, इसके बाद 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की अवधि को सिर्फ राज्यसभा की मंजूरी से आगे बढ़ाया गया। इसी प्रकार किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के प्रस्ताव को भी राज्यसभा में अब तक सिर्फ एक बार स्वीकार किया गया। राज्यसभा ने 18 अगस्त 2011 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन को पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था, लेकिन लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। पुस्तक के मुताबिक राज्यसभा के 3 सदस्यों के निष्कासन की अब तक कार्रवाई की गई है। कार्यकाल के लिहाज से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महेंद्र प्रसाद अब तक सर्वाधिक 7 बार उच्च सदन के सदस्य चुने गए। उच्च सदन के लिए 6 बार चुने गए सदस्यों में कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला और राम जेठमलानी, और 5 बार चुने गए सदस्यों में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, A.K. एंटनी, अहमद पटेल और अंबिका सोनी शामिल हैं। और राज्यसभा के अब तक के शानदार सफर को ध्यान में रखते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू की पहल पर 250वें सत्र को विशेष तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा का 250वां सत्र कई मायनों में खास होने वाला है। सदन के पहले कार्य दिवस पर राज्यसभा के महत्व और सफरनामे पर दिन भर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं, ऑथराइज सीटें हैं, और ये हमारा 250वां सेशन है। तो इस हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है हमारा, और इस सत्र को हम उसी ढंग से इस बार सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस सेलिब्रेशन की शुरुआत जो राज्यसभा का प्रथम दिवस होगा सेशन का, उस दिन इस राज्यसभा के महत्व में, उसकी भूमिका और आने वाले कार्यों में और क्या सुधार इसमें लाया जा सकता है, इस पर एक चर्चा रखी गई है जिसमें सभी माननीय सदस्यगण भाग ले सकेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों, पूर्व सांसदों के साथ संवैधानिक जानकारों के लेखों को समाहित करके एक विशेषांक भी तैयार किया गया है, जिसे सभापति एम वेंकैया नायडू 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर जारी करेंगे। राज्यसभा के 250वें सत्र के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 250 रुपए का स्मृति सिक्का,
और डाक टिकट भी जारी किए जाने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर एक कमेमोरेटिव कॉइन और एक कमेमोरेटिव स्टैम्प हम निकालने जा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संभावना है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उसको रिलीज़ करके और उसकी प्रथम जो प्रति होगी वो हमारे अध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी को वो सौंपेंगे। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और देश में कानून निर्माण में उच्च सदन की विशेष भूमिका होती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने 1952 में अपने गठन से अब तक कानून निर्माण में इसकी विशेष योग्यता, उसके साथ साथ उच्च स्तर की बहस को लेकर अपनी क्षमता को बार बार साबित किया है और इस 250वें सत्र के जरिए राज्यसभा की इसी विशेषता को लेकर कई आयोजन भी किए जा रहे हैं और इन आयोजनों के जरिए ये दिखाने की कोशिश है कि राज्यसभा के 250वें सत्र का ये सफ़रनामा इसको कितना खास बनाता है। संसद भवन से कैमरामैन योगेश के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले रविवार को केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई पार्टियों के नेता पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों पर संविधान के तहत चर्चा कराने का आश्वासन दिया। साथ ही विपक्ष से दोनों सदनों की कार्रवाई को चलाने में सहयोग मांगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बार 27 विधेयकों पर चर्चा होगी। अपोजिशन वाले ने बहुत सजेशन भी दिया है, मुद्दा भी उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि इश्यूज टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा, लास्ट सेशन जो था वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेशन, वही प्रत हम कंटिन्यू करें, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। जो कुछ भी मुद्दा उठाया गया है, सब मुद्दे विद इन द फ्रेमवर्क चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, ये भी आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सरकार के पास आज के दिन में 27 बिल इंट्रोडक्शन, पासिंग, कंसिडरेशन एंड पासिंग के लिए टोटल 27 बिल्स है। उसमें तो ऑलरेडी लोकसभा में पारित होके, राज्यसभा में पारित होके लोकसभा में पेंडिंग हुए 2 बिल है और लोकसभा में पारित होके राज्यसभा में 10 बिल हमारा पेंडिंग है। उसके अलावा 2 अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, वो अध्यादेश को भी हमको पारित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का ये सत्र एक विशेष अवसर है क्योंकि राज्यसभा का ये 250वां सत्र होगा। उन्होंने खुशी जाहिर की कि इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ऊपरी सदन का 250वां सत्र भारतीय संसद और भारतीय संविधान की अनोखी ताकत को उजागर करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करता है, जो भारत जैसे विविधता से भरे देश में शासन करने वाले संस्थानों को एक अति महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। बैठक में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम के आयोजन पर भी चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस मौके पर 26 नवंबर को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन का डे का 70th डे है, 70th ईयर है। वो 70th ईयर के कारण 26 नवंबर को सुबह 11 से 1 बजे तक एक सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा मेंबर को मिल के एक कार्यक्रम होने वाला है। उसमें माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष, ये सब लोग रहने वाले हैं। एक अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं। वो जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, इसका तो ब्रांडिंग करना चाहिए। राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्यसभा टीवी संवाददाता ने बात की राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद से। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ हैं। आज़ाद साहब, राज्यसभा का 250वां सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप संभावना देखते हैं इस सत्र में? नहीं, आज मीटिंग हुई, सभी पार्टीज़ ने कहा है कि हम हर बिल को
मेरिट पे देखेंगे और कानून बनाने के लिए सदन बने हैं, वो कानून पास होंगे। आपकी तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने हैं? ये 3-4 मुद्दे हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो देश में है उसको हमने चर्चा करनी है। किसानों का मुद्दा है, उस पर हमने चर्चा करनी है। कश्मीर सिचुएशन है, उस पर हमें चर्चा करनी है। बेकारी बेरोज़गारी है, ये मुद्दा है। महंगाई है, ये मुद्दा है। ये 5-6 बड़े मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होने, और ये खाली हमारी पार्टी के मुद्दे नहीं है, ये देश के मुद्दे हैं। सत्ता पक्ष से क्या आश्वासन मिला? उन लोग कैसे इस सदन को चलाना चाह रहे हैं? सरकार ने तो हमने प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो हमने यही बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिलाया है कि इन सब मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। तो सरकार और विपक्ष के बीच में इस तरह की वार्तालाप चलती रहती है। अब देखना है 250वां सत्र राज्यसभा का कैसा होता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक से अलग एनडीए की भी बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी के कई शीर्ष नेता पहुंचे। बैठक में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एनडीए समन्वय समिति का गठन करने की भी गुजारिश की है। साथ ही उन्होंने एनडीए संयोजक को नियुक्त करने की बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोगियों से छोटे मतभेदों को दूर करने के लिए कहा है। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े अब से कुछ देर बाद देश के 47वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका निभाई है और हाल ही में अयोध्या भूमि विवाद के फैसले में भी वो शामिल रहे हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल कल पूरा हो गया। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल 2021 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। और ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। न्यायमूर्ति बोबड़े ने 29 मार्च सन 2000 में बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और आज जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े अब से कुछ देर बाद देश के 47वें चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। 16 अक्टूबर 2012 को वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बोबड़े 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र के लिए इंडियन ऑयल रिफाइनरी द्वारा विकसित शीतकालीन ग्रेड डीजल लॉन्च किया। इससे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आईओसी की पानीपत रिफाइनरी एक अलग तरह का डीजल लेकर आई है जो नए यूटी बनने लद्दाख की कठोर सर्दियों की स्थिति का सामना कर सकता है। इससे सर्दियों में लोगों को राहत मिलेगी। सीधी ठंडियों की असर, सर्दियों की असर, माइनस टेम्परेचर की असर आपूर्ति और जनजीवन पर पड़ती थी। इससे निजात दिलाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये -33 डिग्री टेम्परेचर में तरलता बनाने वाला स्पेशल ग्रेड डीजल जो पानीपत रिफाइनरी में बनाकर आज वहां तक पहुंचाया है। इसलिए इंडियन ऑयल और पूरे पेट्रोलियम मंत्रालय को मैं भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इससे लेह लद्दाख के लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होगी। वहां पर यातायात संभव नहीं था तो व्यापार भी प्रभावित होता था और टूरिज्म भी प्रभावित होता था। तो मुझे आनंद है कि आज लेह लद्दाख की इकोनॉमी को और जनजीवन को गति देने वाला ये बहुत बड़ा फैसला मोदी जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए उन्नत तकनीक से लैस कूलिंग उपकरणों की मांग बढ़ रही है। नए कूलिंग उपकरणों के मानकों को लेकर नए दिशा निर्देश से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। खासकर विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफी कारगर होंगे। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड फॉर एफिशिएंसी इनिशिएटिव के मुताबिक न्यूनतम ऊर्जा इस्तेमाल के मानकों को अच्छी तरह से डिजाइन और इस्तेमाल के उपकरणों दक्षता में सुधार होगा और पारंपरिक ईंधनों के जरिए ऊर्जा उत्पादन की मांग में कमी आएगी।
अभी दुनिया में 3 अरब 60 करोड़ ऐसे उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं और 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर 9 अरब 50 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में एनर्जी एफिशिएंसी उपकरणों की ज्यादा जरूरत होगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।